हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, मेरी पिछले वीडियो में मैंने आपको द सीक्रेट रूम नाम की कहानी का पहला भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सूजन ने वो रात किसी तरह काटी। उसे पूरी रात नींद नहीं आ पाई। सिर्फ सुबह के वक्त कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई और कुछ देर बाद ही वो जग भी गई। सुबह के वक्त भी मौसम रात जैसा ही था, बारिश हो रही थी। उसे अपनी खिड़की से बाहर का नज़ारा एक बार फिर से सुहावना लगने लगा था, क्योंकि दिन की रोशनी में ये खिड़की उतनी डरावनी नहीं दिखती थी। सूजन उठी और उसने फौरन किचन में लगी हुई चेकलिस्ट जाकर देखी। सबसे पहले उसने खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। फिर घर की थोड़ी साफ़ सफाई के बाद उसने किचन के ड्रॉर में रखी हुई वो सिरिंज निकाली जिसमें से उसे लॉरेंस को इंजेक्शन देना था, और उसने फ़ौरन ही इंजेक्शन तैयार कर लिया और वो एक हल्की लाइट का लैंप लॉरेंस के कमरे में लेकर पहुंची ताकि वो उसके हाथों को देख सके और ठीक से इंजेक्शन लगा सके। उसने वो इंजेक्शन फ़ौरन लॉरेंस के हाथों में लगा दिया जितनी जल्दी वो कर सकती थी, और उसके बाद वो कमरे से बाहर आ गई और कमरे का ताला ठीक वैसे ही बंद कर दिया जैसा वो पहले था। उसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ गई और वहाँ बैठकर अपने कुछ कपड़े ठीक से रखने लगी। तभी इतने में उसे ऐसा महसूस हुआ, उसके कमरे के दरवाजे के सामने से कोई चीज़ बहुत तेज़ी से भागती हुई गई या फिर लगभग उड़ती हुई गई। ये देख के वो कुछ चौंक गई और फिर वो अपने कमरे से बाहर आई। कमरे से बाहर आने पे उसने फिर से वही किसी औरत के रोने जैसी आवाज़ महसूस की और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए थोड़ा आगे गई और आगे जाने पे वो फिर उस कमरे तक पहुंची जो उसके कमरे के बिल्कुल सामने था और उस पर ताला लगा हुआ था। सूजन कमरे के पास खड़ी होकर उस औरत की रोने की आवाज़ लगातार सुनती रही और फिर इन सब के आखिर में उससे एक ज़ोर की चीख सुनाई दी और वो कुछ चौंक गई। कल की तरह ही उसने फैसला कर लिया कि अब वो शांत नहीं बैठेगी। उस कमरे में क्या है या कौन है वो देख के रहेगी, और इसके लिए उसने तय किया कि वो उस कमरे का ताला तोड़ देगी। उसने फ़ौरन घर से बाहर जाकर एक भारी पत्थर ढूंढा और उसे घर के अंदर लेकर आई और उसे उस ताले पर दे मारा। कई चोटों के बाद वो ताला टूट गया। ताला टूट जाने के बाद अंदर का नज़ारा कुछ खास अजीब नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा कई सालों से बंद रखा हो, और बंद होने की वजह से इस कमरे में बहुत सारे मकड़ी के जाले और धूल इकट्ठा हो गई थी। उसने कमरे के अंदर कदम रखा। ये कमरा भी उसके कमरे जैसा ही था, पर उससे थोड़ा बड़ा था। इस कमरे में 2 खिड़कियाँ थी और वो भी उसी के कमरे की तरह खुली हुई थी, जिससे बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते थे। इसके साथ ही एक टेबल थी और एक मेज़ उसके साथ लगी हुई, और उसी पर एक टेबल लैंप रखा हुआ, और साथ ही एक पुरानी डायरी जो खुली हुई रखी थी। सूजन कमरे के दरवाजे से ये सब कुछ देख पा रही थी। उसके अलावा कमरे में एक छोटा बेड भी था। सूजन फौरन कदम दर कदम करते हुए मेज के पास पहुंची। वहाँ पे भी एक डायरी खुली हुई रखी थी जिसके कुछ पन्ने आगे बढ़े हुए थे और कुछ पन्नों के बीच में एक बुकमार्क रखा हुआ था। सूजन उस डायरी को पढ़ने के लिए थोड़ा आगे गई, पर आगे जाने के बाद जो उसने देखा, उसे देखने का ना उसके अंदर साहस था और ना ही ऐसा कुछ देखने की उसने उम्मीद की थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने देखा कि टेबल के पैर के पास किसी का कंकाल पड़ा हुआ है। ये देखकर सूजन बहुत डर गई और फौरन उल्टे पैर भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई। उसकी सांस अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी। कुछ देर वो वहीं बैठी रही उसी तरह। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने क्या देखा। वो कमरे में उसी तरह बैठी रही और कुछ देर बाद उसने फिर हिम्मत जुटाई उस कमरे में दोबारा जाने की। वो वापस उस कमरे में गई और कमरे में जाने के बाद टेबल पर रखी हुई वो डायरी उठाकर उसने उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, नेथली ओवेंस। उसने पन्ना आगे पलटा। आगे लिखा था, मैं शुरू से ही अपनी एक बुक पब्लिश करवाना चाहती हूँ और कब से इसके लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ।
कुछ मदद मेरे पिताजी ने भी मेरी की है, पर मैं ये बुक अपने आप अपने दम पे पब्लिश कराना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बुक लिखने का बहुत शौक़ है। और बचपन में जब से एक दो कहानियाँ मेरी अपनी लिखी हुई किसी अखबार में छपी हैं, तब से मेरा शौक़ और बढ़ गया है और मैं अपनी एक खुद की बुक पब्लिश करवाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कॉलेज चलते हुए भी हर तरीके से कोशिश करती हूँ पैसे कमाने की, कभी किसी के यहाँ नैनी बन के, तो कभी साफ़ सफाई करके। सबकी थोड़ी थोड़ी मदद करवा के मैं उनसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करती रहती हूँ, ताकि एक दिन मैं अपनी बुक पब्लिश करवा सकूँ। मुझे लिखने का बहुत शौक़ है और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। किस्मत की बात यह है कि आज ही मैंने ये नई डायरी लिखना शुरू किया है और आज ही मैं इस जगह पर आई हूँ। ये जगह रहने के लिहाज से उतनी बुरी नहीं है जितना मुझे लगता था। इस जगह आने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि मुझे यहाँ पे अपनी आने वाली कहानियों के लिए इंस्पिरेशन मिल रही है। ये जगह इतनी खूबसूरत जगह पर बसी हुई है कि कहना मुश्किल है कि मैं यहाँ बोर हो रही हूँ या फिर मेरा फ़ायदा हो रहा है। फ़िलहाल के लिए हाँ, मैं कुछ हद तक बोर हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पूरे दिन करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने नर्स का कोर्स किया है और कुछ ही दिन बाद मेरी जॉब भी लग जाएगी और तब मैं अपने आप ही पैसे कमाने लगूँगी। पर फ़िलहाल मैं कुछ पैसे इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बुक पब्लिश करवाने की बहुत जल्दी है। 3 साल हो गए हैं मुझे ऐसा करते हुए। मैं बहुत खुश हूँ। पन्ना वहीं पर ख़त्म हो गया। सूजन ने अब ये डायरी उस जगह से पढ़नी स्टार्ट की जहाँ पर बुक मार्क लगा हुआ था। उसने डायरी वहीं से खोली और फिर पढ़ना शुरू किया। इस घर में कुछ अजीब है। रातों के वक्त ये घर मानो जैसे सांस ले रहा हो। बहुत गहरी आवाज़ें आती हैं यहाँ से। सच है, लेडी ने जो मुझे कहा था बिल्कुल सच है। इस घर में हवा भी चलती है तो बड़ी अजीब आवाज़ें आती हैं। पर खैर, मुझे मेरा काम करना है। सबसे अजीब बात मुझे यहाँ के बारे में ये लगती है कि आखिर लॉरेंस को बांध कर क्यों रखते हैं। वो उसका इलाज कराने की कोशिश क्यों नहीं करती। और मुझे तो उसके इंजेक्शन्स पे भी अब शक होता है, क्योंकि कल कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे थोड़ा चौंका दिया। सूजन ने आगे पढ़ना शुरू किया। कल मैं अपनी आदत के हिसाब से ही जंगल में घूमने गई थी। ये मेरी रोज़ की आदत है। मैं रोज़ सुबह सैर के लिए चली जाती हूँ और उसके बाद 1-2 घंटे बाद ही वापस आती हूँ। मैं ऐसा ब्रेकफास्ट करने के पहले या कभी कभी ब्रेकफास्ट के बाद भी करती हूँ, क्योंकि सुबह के उस वक्त यहाँ का मौसम बेहद खूबसूरत होता है। इस वक्त पतझड़ का महीना है और बाहर तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन बाहर के नज़ारे भी देखने में बेहद खूबसूरत हैं। मुझे लाल और नारंगी पत्तियों वाले चिनार के पेड़ देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और रोज़ मैं इसी तरह जंगल में घूमने निकल जाती हूँ, पास की नदी के पास तक। कल भी ऐसा ही हुआ। मैं सुबह बाहर घूमने गई और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मुझसे गलती से घर की एक खिड़की खुली रह गई थी और इसलिए तेज़ हवाओं की वजह से घर का कुछ सामान बिखर गया था। एक कांच का वास टूट गया और बहुत सा सामान बिखर गया, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ थी उस दिन। फिर मैंने जल्दबाजी में वहाँ की साफ़ सफाई करने में मुझे बहुत टाइम लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि घर की मालकिन को ये पता ना चले कि उनकी गैरहाज़िरी में यहाँ पर क्या हुआ था। और इसी हड़बड़ी में मैं लॉरेंस को कल इंजेक्शन देना भूल गई। और फिर जब रात के वक्त मैं उसे खाना देने गई तो मैंने देखा कि लॉरेंस अपना सर उठाकर मेरी तरफ देख रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ हद तक होश में है और जब मैंने उसे खाना खिलाया तो वो उस खाने को चबाने की कोशिश भी कर रहा था। मेरा मतलब है, रोज़ की तरह उसने आज खाना गिराया नहीं। उसने बहुत आराम से वो खाना खा लिया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उस इंजेक्शन में कोई गड़बड़ तो नहीं। और इसका पता लगाने के लिए मैं आज भी लॉरेंस को जानबूझकर इंजेक्शन नहीं दूंगी। क्या पता कि उसकी माँ उसे जानबूझकर इस तरह बीमार रखना चाहती हो। क्या पता वो उसकी माँ हो ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही इस बात पे शक है कि वो लेडी लॉरेंस की असली मॉम है या नहीं।
लॉरेंस की उम्र मुझसे कुछ ही कम होगी। मेरी उम्र अगर अभी 25 साल है तो लॉरेंस मुझसे 4 या 5 साल ही छोटा लगता है मुझे। और कैसी माँ होगी जो अपने बच्चे की परवरिश और उसका इलाज करना नहीं चाहेगी। वो उसे इस तरह बांध कर रखती हैं। क्या उन्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो ठीक हो जाए, वो भी सबकी तरह घूमे फिरे। उसके आगे के पन्ने कोरे थे, उन पर कुछ भी नहीं लिखा था। क्या मतलब कि क्या ये सच हो सकता है? सूजन ने मन ही मन सोचा और उसके बाद वो उस कमरे से बाहर निकल आई और उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और ताला लटका दिया। हालांकि ताला टूटा हुआ था पर उसने उसे उसी तरह लटका दिया। आखिर वो कंकाल किसका था और वो आखिर वहाँ पर क्यों है, और आखिर ये नेटली ओवेंस कौन थी? ये सारे सवाल अब सूजन के मन में भारी शंकाएं पैदा कर रहे थे और उसने फैसला कर लिया कि आज वो लॉरेंस को इंजेक्शन नहीं देगी। उसने फौरन ही इंजेक्शन की सारी शीशियाँ किचन के वॉश बेसिन में खाली कर दी और उसके बाद उसने तय कर लिया कि वो लॉरेंस को वो इंजेक्शन नहीं देगी और उसने ऐसा ही किया। उस दिन तो उसने लॉरेंस को इंजेक्शन लगा दिया था और इसलिए उसका असर भी लॉरेंस के ऊपर था, पर अगली सुबह लॉरेंस को उसने इंजेक्शन नहीं लगाया और ना ही उस रात उसे किसी के चीखने या रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। पूरा दिन शांति से गुजरा। उसने लगभग सारा दिन अपने कमरे में ही बिताया। सिर्फ शाम के वक्त कुछ देर के लिए घर से बाहर निकली और रात के वक्त जब वो लॉरेंस को खाना खिलाने के लिए उसके कमरे में पहुंची तब उसने देखा नैथली की कही हुई बातें सच में बिल्कुल सही निकल रही थी। लॉरेंस आज कल से बेहतर दिख रहा था और वो ठीक से खाना खा रहा था बिना कहीं गिराए। ये बात सूजन को बहुत अजीब लगी और फिर उसने अगले दिन भी लॉरेंस को इंजेक्शन नहीं दिया और इसी तरह करते करते 3 दिन बीत गए और इन 3 दिनों में लॉरेंस के अंदर बहुत बदलाव आ गए। हर रोज़ सूजन और लॉरेंस से बात करने की कोशिश करती थी। उससे पूछती थी, लॉरेंस तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? क्या ये लेडी तुम्हारी मॉम नहीं है? क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम मेरा जवाब दे सकते हो? बदले में लॉरेंस सिर्फ आवाज़ें ही निकाल पाता, वो बोल नहीं पाता था। वो भले ही अब पैरालाइज जैसा ना हो पर अब उसका शरीर तो हरकत में था, पर फिर भी उस पर मूर्छा जैसी चढ़ी रहती थी। एक दिन जब सूजन उसे खाना खिलाने उसके कमरे में गई तब लॉरेंस ने उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया और सूजन फ़ौरन समझ गई कि लॉरेंस चाहता है कि वो खिड़की के पर्दे हटा दे और उसने ऐसा ही किया। और अगले दिन की सुबह रोशनी से लॉरेंस का कमरा चमचमा उठा और जब सूजन ने उसका दरवाज़ा खोलकर देखा तो देखा लॉरेंस पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हालत में है और उसका चेहरा भी सूजन को साफ दिखाई दे रहा था। लॉरेंस काफ़ी हद तक होश में था और कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था। वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था, लॉरेंस क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या आप मेरे हाथ खोल सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं भी खोल देती हूँ। ऐसा कह के सूजन ने फ़ौरन उसके हाथ खोल दिए और फिर उसने अपने पैर खुद ही खोल लिए। सूजन उसे सहारा देकर दूसरे कमरे में ले आई। वो बेहद कमज़ोर हो गया था। सिर्फ एक वक्त खाना मिलते रहने की वजह से उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो चल पाए, और दूसरी बात सालों से वो उसी तरह बंधा हुआ था। किस हद तक तकलीफ उसने झेली इस बात का अंदाज़ा सूजन भी नहीं लगा सकती थी। सूजन उसे फ़ौरन बाहर के कमरे में ले आई और उसे फायर प्लेस के पास बिठा लिया। उसके बाद सूजन ने उससे बातें करनी शुरू की। लॉरेंस मेरा ये नाम नहीं है, मैं लॉरेंस नहीं हूँ। तुम लॉरेंस नहीं हो? नहीं। तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मैडम है। मैं 8 साल का था जब वो मुझे यहाँ लेके आई। कौन? जिसे तुम मेरी माँ समझती हो। वो लेडी? हाँ
वो कोई आम औरत नहीं है, वो कोई आम औरत नहीं है। वो वो एक वो एक चुड़ैल है, एक डायन जो जो पहले बच्चों की बलि दिया करती थी जवान रहने के लिए, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। तो मैं समझी नहीं, हर पूर्णिमा की रात उसे एक बच्चे की बलि चढ़ानी होती थी। 1 से लेकर 10 तक की उम्र का कोई भी बच्चा, जितना कम उम्र का बच्चा उतना ज़्यादा फायदा। इसी तरह हमारे गांव से वो कई बच्चों को उठा कर ले गई और एक दिन वो मुझे भी उठा कर यहाँ ले आई। और फिर जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या 1 गिलास पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ ज़रूर। लॉरेंस ने 1 गिलास पानी एक सांस में ही ख़त्म कर दिया और उसके बाद उसने बात करनी शुरू की। वो मुझे भी यहाँ लेकर आई थी, एक छोटे बच्चे की तरह। पर जब वो और बच्चों की तरह मेरी बलि चढ़ाने वाली थी, तब उसी वक्त उससे महसूस हुआ कि मुझ में कुछ खास है, मैं बाकियों से कुछ बेहतर हूँ। फिर उसने, मुझे नहीं पता उसने कौन सी विधियाँ की, पर हाँ, उसने मेरे सामने सिर्फ इतना कहा, तुम बाकियों से बहुत खास हो, तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही पलट दी। तुम ऐसे खास मौके पर पैदा हुए हो कि तुम सारी ज़िंदगी मेरी उम्र ना बढ़ने दो। तुम बहुत खास हो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। कोई बात नहीं, अगली पूर्णमासी मैं किसी न किसी को अपना शिकार बना ही लूँगी, पर फिलहाल मैं तुम्हें नहीं मारने वाली, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि अब मुझे हर पूर्णिमासी किसी का बच्चा चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी की बलि देने की ज़रूरत पड़ेगी। हर 6 साल, हाँ, इतना लंबा वक्त होगा मेरे पास चैन से जीने के लिए। हर 6 साल बाद एक लड़की जिसकी उम्र 25 से कम हो, उसे मैं यहाँ लाकर उसकी बलि दूंगी। और तुम्हारा एक बूंद खून, बस ये सारी चीज़ें मिलकर मुझे इतना ताकतवर और इतना जवान, इतना खूबसूरत बना देंगी कि दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते। ये तो कमाल हो गया। सच में मेरी किस्मत बहुत खास है। सालों से उसने मुझे इसी तरह बांधे रखा है और मुझे ठीक होने में तो कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे, या ज़्यादा भी लग सकते हैं। मेरी मसल्स और मेरे हाथ पैर की हड्डियाँ बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। मैं चल नहीं सकता और उम्मीद करता हूँ कि तुम ज़िद नहीं करोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो बहुत ख़तरनाक है, वो कभी भी यहाँ आ सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है? उसे इस बात का अंदाज़ा हमेशा रहता है। जब नैथनएल ने मेरी मदद करने की कोशिश की थी, तभी वो इसी तरह वापस आ गई थी। वो किसी भी वक्त यहाँ वापस आ सकती है, इसलिए प्लीज़ यहाँ से चली जाइए, प्लीज़। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होता है मेरी कहानी का आज का दूसरा भाग। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा और आखिरी भाग सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा को। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।